देखा मैना बहन, मैना कहती थी कि वक्त जरूर बदलता है। देखिए अब आपका कितना अच्छा समय चल रहा है। सब्र करने से जरूर अच्छा समय आता है। हाँ चिड़िया बहन, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ना होती तो मैं खुद को मुश्किल समय से कभी बाहर नहीं निकाल सकती थी। मैना तोती के साथ ऐसा क्या हुआ था, इसके लिए हम आपको पीछे लेके चलते हैं। मैना तोती ज्यादातर समय अपने घोंसले में ही रहती थी, क्योंकि उसने घोंसले में दो प्यारे से अंडे दे रखे थे। मिट्ठू तोता मुंह अंधेरे ही भोजन लाने के लिए निकल जाता है। ये उसकी रोज की रूटीन थी। वो सुबह सुबह ही भोजन लाने के लिए निकल पड़ता और मैना तोती पीछे बैठी अपने अंडों से ढेरों बातें करती और उनसे प्यार करती थी। मिट्ठू तोता गंदम के चंद दाने लेके वहां से वापस आता है। उसको आज भी सूखे दाने ही मिले थे। आज फिर सूखा दाना मिला है और कुछ नहीं मिला। मीठा फल खाए कितने दिन हो गए, मैं तो तंग आ गया हूँ ये खाकर। पति जी, बस कुछ दिन की ही तो बात है। हमारे अंडों से जब बच्चे निकल आएंगे फिर हम दोनों दूसरे जंगल जाके भोजन ढूंढा करेंगे। मीठा मीठा अमरूद खाए या लाल मिर्ची खाए कितने दिन हो गए हैं। मुझसे तो ये सूखा दाना अब खाया ही नहीं जाता। बहुत मुश्किल समय चल रहा है। पति जी, माँ को और पिता को ये सब कुछ तो अपने बच्चों के लिए बर्दाश्त करना ही होता है। बस कुछ दिन की बात है, फिर हम दोनों मिलके भोजन ढूंढने जाएंगे। दिन ढल जाता है, सूरज खुद को छुपा लेता है और चांद बाहर आ जाता है। रात हो जाती है, पक्षी अपने अपने घोंसलों में जाके सो जाते हैं और फिर रात से सुबह हो जाती है। अगले दिन सुबह, पति जी आज जरा जल्दी आ जाना, 2 दिन हो गए हैं मुझे पानी पिए हुए। आज मैं नदी पे जाके पानी पीऊंगी। भोजन मिलेगा तो आऊंगा, तुम्हें क्या पता कितनी मुश्किल से भोजन मिलता है अब इस जंगल में। मैं तो भोजन लेके ही आऊंगा। फिर मिट्ठू तोता अपनी रूटीन के मुताबिक मुंह अंधेरे ही भोजन लाने उड़ जाता है। पति जी तो अब बहुत मायूस और उदास रहने लगे हैं। अब बिल्कुल वो पहले जैसे नहीं रहे। मिट्ठू उड़ता हुआ दूर जाता है और फिर आगे जाके वो एक दरख्त पर बैठ जाता है। बस बहुत हो गया, अब तो मैं मीठा फल खाए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। मैं दूसरे जंगल जाता हूँ। वो उड़ते हुए दूसरे जंगल चला जाता है। वो जंगल तो बहुत सुंदर था। आगे चल के उसको दूर से एक सेब का पेड़ नजर आता है। वो तो बहुत खुश होता है और उड़ता हुआ सेब के पेड़ के पास आ जाता है। वो सेब की एक डाली पर आके बैठ जाता है। अरे वाह मिट्ठू, यहाँ कितने पके हुए मीठे मीठे सेब हैं। वो तो ऐसे सेब खा रहा था जैसे उसने जिंदगी में पहली बार खाया हो। सेब बहुत मीठा था। पास के घर में एक तोती रहा करती थी। जब वो तोती एक नए तोते को जंगल में देखती है तो उड़ती हुई उसके पास चली जाती है। तोती मिट्ठू के पास जाके उसी डाल पे बैठ जाती है। नए तोते, ये सेब का पेड़ मेरा है और तुमने तो पूछा भी नहीं और इससे सेब तोड़ के खा भी लिया। मुझे माफ कर दें तोती जी, मैंने बहुत दिनों से मीठा फल नहीं खाया था। मैं दूसरे जंगल से आया हूँ। हमारे जंगल में अब ऐसा कोई भोजन नहीं मिलता, सिर्फ सूखे दाने ही मिलते हैं। मेरे घर में तो लाल मिर्ची भी है। अगर तुम चाहो तो मेरे घर में आके लाल मिर्ची भी खा सकते हो। और मैं अकेली रहती हूँ, तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे घर में रह भी सकते हो। ये सुन के मिट्ठू सोच में पड़ जाता है और कुछ देर बाद कहता है, मेरी पत्नी अंडों पर बैठी हुई है। अब तो 2 अंडों में से बच्चे भी निकल आएंगे। मैं इतना काम नहीं कर सकता और मैं सूखे दाने खा खा के तंग आ गया हूँ। मैं आपके साथ आप ही के घर में रहूंगा। अगर सेब खा लिया हो तो चले मेरे घर, मैं आपको लाल मिर्ची भी देती हूँ और अपना घर भी दिखाती हूँ। मेरा पक्का खूबसूरत सा घर है। इधर मीना तोती अपने पति का इंतजार करती रहती है, लेकिन वो क्या जानती थी कि उसके पति ने तो एक अलग ही दुनिया बसा ली है। वो तो अब पक्के घर में रहता है। दिन ढल जाता है और शाम हो जाती है। शाम तक जब मैना तोती का पति लौट के नहीं आता तो वो कुछ पत्तों से अपने अंडे ढक देती है और खुद पानी पीने नदी के ऊपर उड़ जाती है।
वो तेजी से उड़ती हुई नदी पे जाती है और नदी पे जाके वो खूब सारा पानी पीती है। बहुत सारा पानी 2 दिन बाद पी के उसकी जान में जान आती है। कितने सारे दिन हो गए थे पानी पिए हुए, अब जान में जान आई है। अब मुझे अपने घोंसले की तरफ जाना चाहिए। पति जी भी अब तक आ चुके होंगे, अंडे भी अकेले हैं, मैं अब जल्दी से जाती हूँ। ऐसा कहते हुए मैना तोती तेजी के साथ उड़ती हुई घोंसले पे जाती है। अरे वाह तोती जी, आपका घर तो बहुत सुंदर है। हाँ, मैं इस घर में अकेली रहती हूँ। आप चाहो तो ये सुंदर घर अब से आपका भी हो सकता है। आप मेरे पास ही रहो। मेरी पत्नी आपके जितनी सुंदर भी नहीं है। मैं तो अब आपके पास ही रहूंगा और फिर अब 2-2 बच्चे भी निकल आए होंगे। इतना काम कहाँ से करूंगा मैं तो यहीं रहूंगा और लाल मिर्ची भी खाऊंगा। मुझे तो छोड़ के नहीं जाओगे ना तुम मिठू? कोई पागल ही होगा जो इतनी अच्छी और खूबसूरत तोती को छोड़ के चला जाए। और फिर लाल मिर्ची और सेब का पेड़ भी तो मुझे मिला है आपकी तरफ से। इसी तरह से फिर से शाम हो जाती है और फिर रात हो जाती है। रात के बाद अगली सुबह होती है। मैना तोती साथ से उड़ती हुई चिड़िया को आवाज लगा के अपने पास बुलाती है। अरे चिड़िया चिड़िया बहन, इधर आओ तो। पास से गुजरती हुई चिड़िया उसके पास आके बैठ जाती है। चिड़िया बहन, 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। मेरा पति भोजन लेने गया था जो अभी तक नहीं आया और मैं अंडों पे बैठी हूँ। चाहे जितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, हम मम्मा पक्षियों को तो अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। आप आइए मेरे साथ, हम दोनों मिलकर भोजन की तलाश में जाते हैं। और फिर चिड़िया उसे अपने साथ भोजन लाने ले जाती है। इसी तरह से दिन ढल जाता है और कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन अंडों में से 2 प्यारे प्यारे से बच्चे निकलते हैं। माँ, हमारे बाबा कहाँ हैं? क्या पापा ने हमारे आने की खुशी में कोई मीठा फल नहीं लेके रखा हुआ था यहाँ? बेटा, मैं ही तुम्हारी मम्मा हूँ और मैं ही तुम्हारी पापा हूँ। ये मैंने तुम्हारे लिए मीठा मीठा अमरूद छुपा के रखा था। तुम दोनों की आने की खुशी में तुम इसे खा लो। इस तरह से वो अपने बच्चों को मीठा मीठा अमरूद खिला देती है। और इधर मिट्ठू ने कुछ दिन तो अच्छे काट लिए थे, लेकिन फिर एक दिन मिट्ठू, मेरा एक पुराना दोस्त आ रहा है, अब वो यहीं पर ही रहा करेगा। तुम अब जा सकते हो। आज तुम मेरे घर को छोड़ के चले जाओ। क्या? मैं कहाँ जाऊँगा? लेकिन आपने तो कहा था कि अब मैं आपके साथ ही रहा करूँगा और मैं यहीं रहूँगा। अब मैं कहाँ जाऊँ? ये मेरा मसला नहीं है, ये तुम्हारा अपना मसला है। जिसने अपने अंडों को और बीवी को छोड़ दिया, क्या वो मुझे नहीं छोड़ सकता? मैं अकेली रहती थी इसलिए मैंने तुम्हें अपने पास रख लिया। अब मेरा दोस्त आ रहा है, तुम जाओ यहाँ से। फिर मिट्ठू बेचारा मुंह लटकाए वहां से उड़ जाता है। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो कहाँ जाए। फिर उसे अपने पुराने घोंसले का ख्याल आता है और वो वहां जाता है। इधर मैना तोती ने अपने बच्चों को लेकर नदी के पास एक नया घोंसला बना लिया था, जहां भोजन की भी कोई कमी न थी और वहां पर पानी भी बहुत था। मौसम भी वहां का बहुत सुंदर था। वो अब खुशी से रहने लगी थी अपने बच्चों के साथ। मिट्ठू अपने घोंसले में आके खाली घोंसले को देख के बहुत रोता है, लेकिन अब क्या हो सकता था? अब तो कोई पक्षी उसे चुप कराने के लिए भी उसके पास नहीं आता। प्यारे दोस्तों, जैसे इंसानों को बारिश बहुत पसंद होती है, इसी तरह से पक्षियों को भी बारिश बहुत पसंद होती है। ठंडी ठंडी बारिश से लुत्फ अंदोज होना सभी पक्षियों के मन की बात है। लेकिन वहीं पर कुछ पक्षी ऐसे भी थे जो बहुत चिंतित थे कि अब तेज बारिश में उनका क्या होगा। उनके पक्के घर ना थे, बल्कि वो दरख्तों पर घोंसले बना के रहते थे। उन्हीं में एक पारो चिड़िया भी थी। पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी। मेरे बच्चे तो बीमार होने लगे हैं और मुझे भी अच्छा खासा बुखार लग रहा है। जो कुछ खाने को रखा था वो भी ख़त्म हो गया है और जो बाकी रह गया था वो भीग के ख़राब हो गया। अब मैं क्या करूँगी? पारो मन ही मन ऐसा सोच के चिंतित हो रही होती है कि उसकी नज़र सामने वाले पेड़ पे पड़ती है। पेड़ के नीचे एक सुराख था। उस सुराख में इतनी जगह तो थी ही कि पारो अपने बच्चों को रख सकती थी वहाँ। पारो देर ना करते हुए अपने बच्चों को लाके वहाँ आके रख देती है, लेकिन खुद वो फिर से ही पूरा दिन और रात बारिश में भीगती रहती है।
बस बहुत हो गया, जैसे ही बारिश रुकेगी मैं बाकी के पक्षियों के पास जाके कुछ दिन के लिए उनके घर में रहने की इजाज़त ले लूँगी। अब कब तक बच्चों को बारिश में भीगता छोड़ूं। से ही बारिश रुकती है, पारो चिड़िया वक्त न गंवाते हुए वहां से उड़ जाती है। वो सबसे पहले उड़ती हुई कालू कौवा के घर जाती है, क्योंकि कालू कौवा उसका सबसे करीबी हमसाया था। कालू भैया, आप तो जानते हो कि कितनी तेज बारिश है और बारिश में तो मेरे बच्चे बहुत बीमार हो गए हैं। मैं खुद भी बीमार हो गई हूँ, सारी रात बुखार से तड़पती रही हूँ मैं। अब आप ऐसा करें कि कुछ दिन के लिए मुझे अपने घर में रहने की इजाज़त दे दें, जब तक कि ये बारिश का सिलसिला रुक ना जाए। अरे पारो, वो बात दरअसल ये है कि तुम्हारी भाभी जो गोरी है, तुम्हें तो पता है कि वो कितनी खार खाने वाली है। उसको तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि अगर तुम्हारे बच्चे इस घर में रहेंगे और घर को गंदा करेंगे। अब मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। वो तो अपने मैके गई है और कल ही वो आ जाएगी। अगर वो ना होती तो फिर तो मैं तुम्हें यहाँ रहने दे सकता था। चले कोई बात नहीं कालू भैया, आप परेशान ना हो, मैं कहीं और चली जाती हूँ। ऐसा करती हूँ कि मैं लाली बुआ के पास जाती हूँ, लाली बुआ जरूर मुझे अपने घर में रहने देंगी। आप परेशान ना हो और गोरी भाभी के लिए अच्छे से भोजन का बंदोबस्त करें। मैं अब चलती हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है, बच्चे अकेले हैं। ऐसा कहते हुए पारो बेचारी वहां से निराश होकर उड़ जाती है। अब वो सीधा उड़ती हुई लाली बुआ के पास जाती है। लाली बुआ पारो की दूर परे की रिश्तेदार है। बस कुछ ही देर में वो लाली बुआ के पास पहुंच जाती है। लाली बुआ आराम सुकून से अपने घर में बैठी होती है। दरवाजा खुला देख के पारो उसके घर चली जाती है। लाली बुआ, आप तो जानती हैं कि मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, इसलिए मैं पक्का घर नहीं बना सकी और अब बारिशों का सिलसिला रुक ही नहीं रहा। बारिशें रुकें तो मैं भी कुछ सोचूं। मेरे बच्चे बीमार हो गए हैं और मैं भी बहुत बीमार हो गई हूँ बारिशों में 3 दिन तक भीगते भीगते। देख पारो, अब तू क्या कहना चाहती है? मुझे समझ आ गई है कि तेरा मतलब ये है कि तू मेरे घर में रहेगी। अब तुझे तो पता है मैं बूढ़ी हो गई हूँ, बच्चे भी मेरे नहीं थे कि मुझे आदत होती। मुझे तो बच्चों के साथ रहने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। तेरे बच्चे रात को शोर करेंगे और दिन को भी बहुत शरारतें करेंगे, घर को भी गंदा करेंगे। मुझसे ना हो पाएगा, नाराज ना होना, तू कहीं और ही चली जा। पारो बेचारी क्या करती, वहां से भी वो मुंह लटका के उड़ पड़ती है। उसके पास अब कोई और रास्ता नहीं था। जाते जाते उसे एकदम अपना पुराना दोस्त मिठू तोता याद आता है। वो वहां से सीधी मिठू तोता के घर जाती है। मिठू भैया, बहुत से दिनों से बारिश जारी है और मेरे पास पक्का घर भी नहीं है। मैं भीगते भीगते बीमार पड़ गई हूँ और मेरे बच्चे भी बहुत बीमार हैं। अगर आप इजाज़त दो तो 2-3 दिन के लिए, जब तक बारिशें होती रहें, मैं आपके घर में रह लूँ अपने बच्चों को लेके। इस तरह से हम बीमारी से बच जाएंगे। अरे मैं तुम्हें जरूर रहने देता पारो, लेकिन बात यह है कि मेरी माँ और बाबूजी आ रहे हैं कल। वो असल में तुम्हारी भाभी लाने की तैयारी कर रहे हैं, तो वो कल मेरे घर में आ जाएंगे। अरे अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है मिठू भैया कि आपकी भी शादी होने जा रही है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। आप भाभी तोती के साथ बहुत खुश रहें, मेरी यही दुआ है। और आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, माँ और बाबूजी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं कहीं और रह लूंगी, आप चिंता ना करें। मैं अब जाती हूँ, मेरे बच्चे अकेले हैं। एक तो ये दुख और एक उसको ये परेशानी कि अब उसका क्या बनेगा। वो बहुत थक जाती है उड़ते उड़ते, अब तो उसे उड़ा ही नहीं जा रहा था। एकदम उसकी नजर पड़ती है कि उसका वो पुराने वाला घोंसला भी बारिश की वजह से गिर चुका था। अब तो वो बहुत दुखी हो जाती है। बस फिर क्या था, दुखों की मारी पारो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेके वहां बाहर खुले में ही आके बैठ जाती है। सामने एक पेड़ होता है जो पेड़ सेब का होता है। पारो अपने बच्चों को लेके बैठी होती है कि उसे रोना आ जाता है। ए ऊपर वाले, मुझे तू ही बता, अब मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? मैं क्या करूं? मैं अपने बच्चों को लेके इन बारिशों में कहाँ जाऊंगी? अगर 2 दिन और बारिश होती रही तो मेरे बच्चे तो मर जाएंगे, वो अभी बहुत छोटे हैं। मुझे बता ऊपर वाले, मैं क्या करूं? मेरी सहायता कर। अभी वो यही बातें ही कर रही होती है कि दरख्त में से एक गरजदार आवाज आती है।
अब तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं प्यारी चिड़िया। मैं एक जादुई सेब का पेड़ हूँ और ये सेब का घर मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। तुम इसमें आराम से रह सकती हो, जब तक चाहो तुम इस घर में रह सकती हो और इसे कोई बारिश नुकसान नहीं पहुंचा सकती। पारो चिड़िया को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा होता। वो अपने दोनों बच्चों को लेके उस घर में आ जाती है और तो और उस घर में एक पोटली पड़ी होती है, जिस पोटली में बहुत सारे पैसे होते हैं। वो उस पोटली को उठा के शॉपिंग भी कर सकती थी। अब तो उसे भोजन की फिक्र भी ना थी। तो इस तरह से उसको एक बहुत ही प्यारा घर मिल जाता है और फिर वो ऊपर वाले का शुक्र अदा करती है। फिर पारो चिड़िया वो पोटली जिसमें दाम थे वो उठा के जाती है और मार्केट में से जाके बहुत सारे फल और बहुत सारे भोजन खरीदती है। बहुत दिनों बाद वो अपने लिए और अपने बच्चों के लिए मीठे मीठे फल और अच्छा सा भोजन लेकर आती है। अब तो वो बहुत खुश थी और वो समझ जाती है कि ऊपर वाले ने ही उसकी मदद की है। आगे कई दिन तक बारिश जारी रहने के कारण कालू कौवा और बाकी के पक्षियों के घरों में पानी आ जाता है और उनके घरों में छेद हो जाते हैं, लेकिन पारो चिड़िया का घर बिल्कुल सुरक्षित रहता है।